नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। पिछले कुछ वर्षों में बहुसंख्यक समुदाय केंद्रित राजनीति कर बीजेपी ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। राजनीति का नया फार्मूला तैयार कर बीजेपी लगातार चुनाव जीत भी रही है। बीजेपी मोदी योगी जैसे हिंदुत्व के चेहरे पर चुनाव लड़कर सियासत की नई मिसाल पेश कर रही है। इसी का नतीजा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी फिर मंदिर की राजनीति को धार देने में जुट गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा में बढ़ेंगे आगे। काशी का ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद लगातार चर्चा में है। सोमवार को इस मामले में वाराणसी जिला कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। राजधानी लखनऊ में रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद काशी और मथुरा समेत सभी तीर्थ स्थल नई अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन स्थितियों में सबको एक बार फिर आगे बढ़ना होगा। योगी ने यहाँ कहा, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा, काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप अपने नाम को सार्थक कर रही है और मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नैमिष धाम सभी तीर्थ एक बार फिर से नई अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन स्थितियों में हम सबको एक बार फिर आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री ने ईद के दौरान धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जाने और सड़कों पर नमाज न होने का जिक्र करते हुए कहा कि अलविदा के दिन सड़कों पर नमाज न हो, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में संभव हो पाया है। उन्होंने कहा, ये पहली बार हुआ कि सड़कों पर नमाज नहीं हुई। आपने देखा होगा जो अनावश्यक शोरगुल था उससे कैसे मुक्ति मिली। उन्होंने दावा किया कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश तैयार है जो मजबूती के साथ देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नैमिष धाम, सुख तीर्थ, वे सभी तीर्थ एक बार फिर से एक नई अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दोनों कई बार कह चुके हैं कि अयोध्या और काशी में मंदिरों के बाद अब पुनरुद्धार की बारी मथुरा की है। मंदिर परिसर में शाही ईदगाह मस्जिद है जिसे मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अयोध्या राम जन्मभूमि और ज्ञानवापी मामले की तरह मथुरा की एक अदालत में दीवानीवाद में मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में बहुसंख्यक समुदाय केंद्रित आधारित राजनीति कर बीजेपी ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को ही बदल दिया है। राजनीति का नया फार्मूला तैयार कर बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है। बीजेपी मोदी योगी जैसे हिंदुत्व के चेहरे पर चुनाव लड़कर सियासत की नई मिसाल पेश कर रही है। बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दलों को भी ये अंदाजा हो गया है कि मुस्लिम वोटरों के सहारे कुछ सीटें जीती जा सकती हैं, लेकिन सत्ता तक पहुंचा नहीं जा सकता। सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि बिना बहुसंख्यक के सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। इसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां मुस्लिमों को मंच देने से बचती नजर आ रही हैं। हाल के यूपी विधानसभा चुनावों में प्रियंका गांधी के देवी माता के दर्शन, पूजन से लेकर मंत्र उच्चारण तक ये साफ संकेत था कि प्रियंका गांधी अपने हिंदू होने की भावना को चुनाव में प्रकट करना चाहती थी। समाजवादी पार्टी की रैलियों में अक्सर मुस्लिम टोपी दिखाई दे जाती थी, लेकिन इस बार की रैली में टोपी के साथ साथ मुस्लिम और मुस्लिम प्रतीक नजर नहीं आए। आजम खान से जुड़े कुछ मुस्लिम नेताओं ने तो सपा मुसलमानों से दूरियां बनाने का भी आरोप लगाया। फिलहाल समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता सफेद जाली की टोपी की जगह लाल टोपी में ही नजर आए। यही हाल कांग्रेस की चुनावी सभाओं में भी रहा। कांग्रेस की सभाओं में बिना टोपी वाले मुस्लिमों की कुछ तादाद दिखाई पड़ी, लेकिन वो भी मुस्लिम प्रतीकों से दूर नमाज या जाली टोपी इस बार कांग्रेस की सभाओं में गुम होती दिखी। साफ है कि राम मंदिर मुद्दे ने देश की राजनीतिक दशा और दिशा को बदल कर रख दिया है। आरएसएस से लेकर विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जन समर्थन जुटाने का ही नहीं बल्कि राजनीतिक एजेंडे के तौर पर भी इस्तेमाल किया। मंदिर मुद्दे के इर्द गिर्द ही बीजेपी की सियासत सिमटी रही है।
बीजेपी किसी भी मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करना भी बेहतर तरीके से जानती है। ऐसे में राम मंदिर के बाद अब बारी काशी और मथुरा की है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये मंदिर फिर बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस अंगड़ाई की बात कर रहे थे, सियासत में उसके मायने क्या निकाले जाएं और इसके दूरगामी परिणामों पर भी हम चिंतन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सियासी अंगड़ाई किसका फ़ायदा करेगी और किसका नुकसान। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कपिश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जावेद अहमद खान कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और अश्विनी शाही जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। अंगड़ाई की बात की है, नई अंगड़ाई है, तो ये जो अंगड़ाई है इसके मायने क्या है? देखिए रविंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के बयानों को बड़ा उल्टा सीधा करके लोग देखते हैं और परसेप्शन कोई सच निकालता है, कुछ गलत निकाले जाते हैं। नई अंगड़ाई भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव लड़ रही है, हमारे एजेंडे में था अयोध्या, काशी, मथुरा, इन मंदिरों को जो हमारे मुगल आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण किया गया था, उसके अनुरक्षण का कार्य हम करेंगे और ये हम संवैधानिक रूप से और न्यायपूर्वक तरीके से करेंगे। ये हमारे एजेंडे में था। उसके बाद जब अश्विनी जी जो आप कह रहे हैं ना, अश्विनी जी जो आप कह रहे हैं वही बताया गया है, इसमें तो कोई इत्तेफाक नहीं होना चाहिए। जी, आपने जो कहा कि गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है जो बात आप कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं, तो उसी नई अंगड़ाई की हम बात कर रहे हैं आपसे। मुझे पूरा कर लीजिए रविंद्र जी, तभी पूरे बात का मतलब, पूरे वाक्य का मतलब तभी जा पाएगा जनता के सामने जी। लेकिन जो आज जो कल उसमें जो है कार्य समिति की बैठक में जो भाषण दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें अंगड़ाई की बात की। काशी का कॉरिडोर बना शानदार, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत ही बेहतर, उसमें 1-2 साल में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। ठीक। मथुरा पर हम काम कर रहे हैं, उसके सुंदरीकरण का काम हो रहा है। चित्रकूट के मंदिरों को हम संवार रहे हैं, नैमिषारण में हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, विंध्य धाम में कॉरिडोर बन रहा है जी। इससे उत्तर प्रदेश में एक पर्यटन का क्षेत्र इतना बढ़िया बढ़ रहा है कि इसको नई अंगड़ाई से आप जोड़ सकते हैं। मेरा ये पूरा वाक्य था कि आप इसको पर्यटन में उत्तर प्रदेश का विकास करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक अंगड़ाई ले रहा है जो हमारे, इसमें दोनों चीजें शामिल हैं, जो हमारे मंदिरों को इधर जो है बेकार, मतलब एक तरह से पिछली सरकारों ने एकदम उसको कुछ सुध ही नहीं ली थी। आज उत्तर प्रदेश में कहीं न मिनरल है, न माइंस है, कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो बहुतायत में पाई जाती है हमारे यहाँ। एक पर्यटन का कितना शानदार केंद्र बना रहे हैं। राम मंदिर बनने के बाद देखिएगा उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या, अभी यहाँ पर क्या नाम है, चित्रकूट में जाकर देखिए, मतलब मंदिरों से आस्था का कोई लेना देना है या पर्यटन के तौर पर देखा जा रहा है? एक धार्मिक पर्यटन नहीं होता है, सिर्फ प्रियंका गांधी राजनीतिक पर्यटन पर आती है, उसी को हम लोग कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी किस तरफ देख रही है? भारतीय जनता पार्टी धार्मिक पर्यटन की तरफ देख रही है, उत्तर प्रदेश के उत्थान की तरफ देख रही है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, विकास का द्योतक है। ठीक है, इसको आप विनाश का द्योतक तो नहीं कर सकते हैं। कपिश श्रीवास्तव ने किया था, कपिश श्रीवास्तव जी, अश्विनी शाही जी की बात से कितना सहमत नजर आ रहा है? अपनी ही बातों में उन्होंने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं कि पर्यटन स्थल के भी रूप में मंदिरों को देख रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, उन्होंने और साथ में ये भी जोड़ना चाहूंगा, उनकी इस नई अंगड़ाई को आप कैसे देखते हैं? आपकी आवाज कट रही, क्या कह रहे हैं? उनकी इस नई अंगड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये जो अंगड़ाई थी उसको, ये अंगड़ाई को छोड़ दिए और आगे बढ़ गए। उनकी इस अंगड़ाई में विपक्षी दल कहाँ चले गए? ये अंगड़ाई से बात ही नहीं की, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर आसीन है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को मानने की प्रतिबद्धता है अपने शपथ ग्रहण समारोह से ही, वो पंथ निरपेक्षता की बात इस देश में करेंगे, इस प्रदेश में करेंगे,
और देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे। किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संवैधानिक दायित्वों को भूलकर कल उन्होंने कहा कि काशी ने अंगड़ाई ली है और सारे तीर्थ अंगड़ाई लेने लगे। यानी कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, यानी 2024 का इलेक्शन आ गया है और ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए अंगड़ाई शुरू है। तो भारतीय जनता पार्टी की इस अगड़ाई में समाजवादी पार्टी भी अंगड़ाई लेने लगी उसी तरह की। कपीश जी, भारतीय जनता पार्टी की अंगड़ाई में समाजवादी पार्टी भी तो कुछ उसी तरह की अंगड़ाई लेती हुई नजर आई। पहली बार इस तरह की समाजवादी पार्टी के साथ स्थिति देखने को मिली कि अखिलेश यादव जी भी मंदिरों में जा रहे थे, पूजा कर रहे थे, उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी। दूसरी अंगड़ाई से तो इन्हीं को लाभ है। 80 बनाम 15 की लड़ाई करवा देते हैं। नहीं तो वो सब जमाना समाजवादी पार्टी उस अंगड़ाई में क्यों चली गई? नहीं चलनी चाहिए। आपकी पार्टी पर भी तो उसका असर रहा ना। प्रदेश के नागरिक, या तो आप हमें बोल रहे थे, आप बीच क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये भी तो बताइए ना। नहीं आ रही, बड़ा फोन करके बोलना पड़ रहा है जी। मैं तो ये कह रहा हूँ समाजवादी आपको जितनी क्वेरीज होंगी। ठीक है, तो सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मैं तो सिर्फ एक सवाल का जवाब दिए नहीं, आप सिर्फ सवाल पे तो वो सवाल का जवाब कहाँ दे रहे हैं? इधर उधर जा रहे हैं ना आप। मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूँ, आप ऑनलाइन से बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सवालों का जवाब देने की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी कहाँ है? अश्विनी जी, एक मिनट। अश्विनी जी बोलने दीजिए उन्हें, उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर आएंगे आपके पास। एक तो आपकी आवाज भी क्लियर रह रही है, बाद तक तक मैं आप लोगों की किसी तरीके से बात सुन पा रहा हूँ। जी बताइए, बोलिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं। मैं सीधी बात कह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी ने अंगड़ाई लेने की बात काशी में कही, वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे जी, और ये दर्शा रहे थे कि जितनी भी जन याचिकाएं इस समय चल रही हैं, तब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी जो है उसको पुष्टि तो पल्लवी करेगी। क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ गया है, अब आग में घी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उसके संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, इनको देश की बेरोजगारी नहीं दिखाई देगी, इनको महंगाई नहीं दिखाई देगी, इनको धार्मिक पर्यटन दिखाई दे रहा है, और कैसे राम मंदिर ये बना रहे हैं। फिर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को आपने धज्जियां उड़ाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, आपके रहनो करम पे नहीं बन रहा। बन रहा होता तो आप कोई एक ऑर्डिनेंस लेके आए होते, कोई एक्ट बनाए होते। ठीक है, जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी, ठीक है। कपिल जी, समझ गए आपकी बात। अगर धार्मिक कोर्ट का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को इस तरह की बात अगर कहनी पड़ जाए तो उसके मायने भी समझे जाने चाहिए। लेकिन इस नई अंगड़ाई को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। जावेद अहमद जी, आपसे भी समझना चाहेंगे किस तरह से इन सारी बातों को देख रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरह की हिंदुत्व का एजेंडा लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है, उस रॉ में पीछे पीछे जब चुनाव देखे गए तो कांग्रेस भी और बाकी दल भी पीछे पीछे चलते नजर आए, मंदिरों में पूजा अर्चन करते नजर आए, तिलक लगाते नजर आए, माला टांगे नजर आए। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, देखिए, जो बार बार ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर और उत्तर प्रदेश के चुनाव में लेकर के आदरणीय प्रियंका गांधी के बारे में जो आरोप लगाए जाते हैं कि जब वो अपने वर्क पे निकलती हैं या किसी पीड़ित की मदद करने के लिए निकलती हैं या अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए निकलती हैं, जनता के दुखों की आवाज उठाने के लिए जब निकलती हैं, तो कहा जाता है कि राजनीतिक पर्यटन पर निकली। ठीक है, शब्दावली मतलब आप देखिए किस तरीके से बनाई जाती है और नैरेटिव किस हिसाब से फैलाया जाता है। पहली चीज तो ये गलत है भाई, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश की इंचार्ज थी, अगर हमारे इतना बड़ा पर्व था, इतना बड़ा त्योहार था लोकतंत्र का, अगर वो अपनी आस्था के हिसाब से मंदिर में जाती हैं, तो क्या ये कहां से ये चीज गलत हो जाती है और उनको किस तरीके से किसी ने ये नहीं कहा कि गलत है, किसी ने ये नहीं कहा जावेद जी, किसी ने ये नहीं कहा गलत है, लेकिन इससे पहले जरा सियासी तस्वीर दिखा दीजिए कि कब कांग्रेस इस तरह से कौन करता नजर आया। इससे पहले की तो तस्वीर दूसरी थी ना कांग्रेस की। नहीं, किसी ने गलत नहीं बताया, लेकिन जिस मौके पर ये तस्वीरें जो सामने आई मीडिया में, वो तो कहीं ना कहीं सवाल करते हैं, सवाल खड़े करते हैं। नहीं, देखिए, सवाल अगर आप खड़े करते हैं ठीक है,
लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि आप हर चीज पे सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो भी लोग हैं संविधान में विश्वास रखते हैं उनको अपना विनम्रता के साथ जवाब भी देना चाहिए। ठीक है, वो एक मुद्दा है, उससे बार बार ये कहा जाता है कि वो पर्यटन पर निकलती है, वो एक बिल्कुल गलत मुद्दा है। दूसरी चीज देखिए, महंगाई, बेरोजगारी या जो मुद्दे अन्य मुद्दे थे, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा 2022 में एक जनता का एक बहुत बड़ा समूह था जिसको इन मुद्दों की परवाह न करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा बहुमत देने का काम किया। चुनाव के दौरान में गर्मी, सर्दी, मतलब कोई शब्दावली बची नहीं थी जो चल नहीं रही थी, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से बहुमत की सरकार मिली, यानी भाषा बदल गई राजनीति की। ठीक है, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, क्या राजनीति का धर्म बदल गया, उसकी भाषा बदल गई, उसका चरित्र बदल गया? किस तरह से देखा जाए इन शब्दावलियों को? जी, हमारे यहाँ एक विचारक हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो कहते थे कि राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म पूर्वकालिक राजनीति है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच एक रिश्ता है, लेकिन वो रिश्ता कौन सा होगा, धर्म कौन सा होगा, वो एक ही धर्म की तरफ झुका होगा या संतुलन होगा, ये विमर्श है और डॉक्टर लोहिया ने इस पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन फिलहाल जहां हम 2022 में खड़े हैं, वहां ये देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पूरे देश का एक ऐसा संवेदनशील राज्य है जहां धार्मिक ध्रुवीकरण या धर्म केंद्रित राजनीति ज्यादा है, क्योंकि अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों यही है। मुझे लगता है कि बेहद संवेदनशीलता से वहां राजनीति होनी चाहिए और खासकर इस बात पर कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठे हों उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक बात है कि आप किसी एक विचारधारा को लेकर के सरकार में आते हैं और अपने एजेंडे पर काम करते हैं, मंदिर से लेकर के तमाम तरह के धार्मिक एजेंडे आपके हैं, लेकिन मेरी चिंता या मेरे जैसे लोगों की चिंता अक्सर ये होती है कि इस राजनीति के कोई दुष्परिणाम तो नहीं होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा पक्ष है जो इसमें अपने को बहुत नकारात्मक ढंग से प्रभावित महसूस कर रहा हो। तो एक तो मेरी चिंता ये होगी, और दूसरी ये है कि जीर्णोद्धार तो उस उत्तर प्रदेश के कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों का भी, अस्पतालों का भी होना चाहिए। मैं आजमगढ़ के जिस स्कूल से पढ़ के आया हूं या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, उनकी इमारतों के छज्जे गिर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनी हुई सरकार, लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत की सरकार कायाकल्प करेगी स्कूलों, ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से किसका हित जो है वो बनता है? भविष्य जब तय होता है तो किसका तय होगा? प्रदेश का भविष्य इस तरह की शब्दावली से तय होगा या फिर किसी एक पार्टी का भविष्य तय होगा? योगी के मिशन यूपी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक शब्दावली पर भी हम समझ रहे हैं कि जो शब्दावली का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं उसके मायने क्या है। अश्विनी शाही जी के पास हम चलना चाहेंगे। और अश्विनी शाही जी, चूंकि जिस उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, एकता की बात की जा रही है, आगे बढ़ने की, विकास की बात की जा रही है, क्या लगता है कि जो मुद्दे इस वक्त उठाए जा रहे हैं, चाहे वो काशी ज्ञानवापी मंदिर हो, मथुरा हो, वृंदावन, जिन की भी बात की जा रही है, ये विकास के मुद्दे हैं? संपर्क लगता अश्विनी शाही जी से टूट गया। जल्द से हम संपर्क उनसे जुड़ने के बाद इस सवाल का जवाब लेंगे। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, ये जो सवाल किए हैं या जिस तरह की बात की गई है कि अब इस नई अंगड़ाई में बहुत सारे काम आगे हैं जो पूरे होने, यानी एक इशारा उन्होंने कर दिया कि किस एजेंडे के तहत हम आगे बढ़ेंगे, और इसके साथ साथ जो कानून व्यवस्था का भी हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ जी नजर आए कि हमने ऐसे भी कुछ काम किए, जैसे लाउड स्पीकर को लेकर और नमाज को लेकर भी उन्होंने चीज़ें सामने रखी। लेकिन इन सब चीज़ों से जब हम बात करते हैं तो इससे किसका भविष्य तय होता है? किसी एक पार्टिकुलर पार्टी का हित सत्ता है या फिर प्रदेश का विकास होता है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कोई नया वाकया नहीं है। रथ यात्रा जब निकली थी तो सुषमा स्वराज जी ने मध्य प्रदेश में भाषण दिया था कि इस रथ यात्रा से, राम मंदिर आंदोलन से भाजपा को लाभ हुआ। दूसरा वाकया मुझे याद आता है, बयानों पर चूंकि आज बात हो रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनका सब सम्मान करते हैं, उनका एक बयान मुझे याद आ रहा है कि बाबरी मस्जिद के समय जब कार सेवा का प्रकरण चल रहा था तो उन्होंने एक भाषण दिया था कि नुकीले पत्थर निकले हैं वहां, तो उन्हें तो समतल करना होगा, तब तो जो है कोर्ट की मानना होगी। उसका क्या असर हुआ, इस पर भी विश्लेषण करना चाहिए। कुछ बयान ऐसे होते हैं कि जब आप बहुत बड़े ओहदे पर होते हैं तो आप सीधे खुल करके तो वो भाषा नहीं बोल सकते जो आपका कार्यकर्ता जमीन पर बोलता है, इसलिए आप इशारा ही दे देते।
वो इशारा बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है कि बहुत संभल कर वो बात बोलनी चाहिए। और इस बयान में तो मैं साफ तौर पर देखता हूँ, मैं ही नहीं कोई भी व्यक्ति अगर तटस्थ होकर के देखेगा तो ऐसा लगेगा कि आपको संकेत किया जा रहा है कि बिल्कुल थोड़ा कमजोर पड़ रहा है काशी और मथुरा का मुद्दा, थोड़ा इसे और उकसाया जाए। वो जो जागना है वो किसका जागना है? उस भावना का जागना है जिस भावना का अंततः लाभ उसकी राजनीति करने वाले लोगों को होगा और नुकसान उत्तर प्रदेश के आवाम का होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बनारस और मथुरा में कभी कोई दंगा हुआ हो, कभी कोई सांप्रदायिक तनाव हुआ हो, लेकिन अगर ये सब होगा तो मुझे लगता है कि इसका नुकसान तो उत्तर प्रदेश की जनता को उठाना पड़ेगा। और ये कहीं से विकास की राजनीति नहीं है और ये भाषा निश्चित रूप से उकसाने वाली है, एक तरफा भाषा है जो मुख्यमंत्री जैसे ओहदे पर बैठ करके तो शायद नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, अश्विनी शाही जी, हम समझना चाहेंगे ये जो जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, काशी ज्ञानवापी मंदिर, मथुरा, वृंदावन, इससे मिशन यूपी आपका सही हो जाएगा, उसको आप जीत लेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें, इनसे पीछे जो मुद्दे जुड़े हुए हैं, बड़े मुद्दे, बेरोजगारी की बात पीछे छूट जाती है। ऐसा क्यों? आपसी मजहब, आपसी भाईचारे की बात पीछे छूट जाती है, विकास की बातें पीछे छूट जाती हैं, कानून व्यवस्था की बात ज़रूर की जाती है, लेकिन पुलिस की जिस तरह की कार्यप्रणाली देखने को मिली है उस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं जिस पर जवाब देते नहीं बनता है। तो ये दोनों चेहरे अलग क्यों नज़र आते हैं कि एक तरफ बातें दूसरी होती हैं और दूसरी तरफ बड़े मुद्दे पीछे रखे रहते हैं? अश्विनी जी, चलिए, उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही हमारी। कपीश जी, विरोधी दलों के हाथ में बहुत कुछ होता है। जब भी दल एक विपक्ष में होता उसके पास मजबूत आधार होता कि कम से कम इतना वोट बैंक, इतनी जनता उसके सपोर्ट में खड़ी है। राजनीति का सियासी धर्म आपके अनुरूप भी बदल गया है और विरोधी दल जो है वो अपनी आवाज़ को उस तरह से नहीं उठा पा रहे हैं, उस मजबूती से नहीं उठा पा रहे हैं आज। इसका एक कारण ये भी है कि अब तक जो सियासी दल हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति तक सीमित रहे, वो असली सियासी मुद्दों को उठाना ही भूल गए। देखिए, इस बात से मैं पूरी तरह से असहमत हूँ और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने मुसलसल तरीके से पिछले इलेक्शन के अंदर भी देखा कि हम लोगों ने मुद्दे की राजनीति की और सिर्फ मुद्दों पे कायम रहे, चाहे वो बेरोजगारी का मामला रहा हो, चाहे वो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसका मामला रहा हो, शिक्षा और चिकित्सा का मामला रहा हो, कोविड काल में फेल्योर का मामला रहा हो या भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, या राम राज्य का आश्वासन देने वाली सरकार के द्वारा ये काबू होते हुए पुलिस व्यवस्था को जो उत्तर प्रदेश में थोपा गया उसका उदाहरण रहा। एक एक मंच से भी उठाया गया और सड़क से लेकर के विधानसभा तक की लड़ाई समाजवादी पार्टी ने लड़ी। सबसे ज्यादा मुकदमे भी समाजवादी पार्टी पे लिखे गए, सर भी खुलवाए समाजवादी पार्टी के लोगों के, वो 2-2 महीने 3-3 महीने जो है हाई कोर्ट से बेल लेने में लग गए। जो आपने लखनऊ के अंदर ये मुद्दा देखा था। तो देखिए, तमाम चीजें हैं जो समाजवादी पार्टी मौके पे उठाती रही है, इसलिए ये तो कहना जो है हम समझते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। तो दूसरा इस बात मिशन को कैसे रोकेंगे? डबल इंजन की सरकार से जब आप लड़ते हैं जिसने सभी संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिला दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी एक एंकर भी जो है वो प्रवक्ता के भांति एक भाजपा के प्रवक्ता को। कपिल जी, आवाज आ रही है अब तक? कपिल जी, आवाज आ रही है अब तक? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अच्छा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, बीजेपी बिल्कुल स्पष्ट है, उसका विजन एकदम क्लियर है मिशन यूपी के लिए कि वो हिंदुत्व के एजेंडे के साथ ही उसको धार देते हुए ही आगे बढ़ेगी। आप लोगों के अपने एजेंडे थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रहे हैं, जिस वजह से आप जो है अपनी मजबूती दे ही नहीं पा रहे हैं अपने मुद्दों को। आप परिवारवाद में उलझे हुए हैं, आप एमवाई फैक्टर में उलझे हुए हैं। मैं बार बार एक बात आपको कहना चाहूँ कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति तो विधानसभा के भी अंदर करना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इनको ध्रुवीकरण की राजनीति से खींचना चाहा और खींचते ही रहे। हम अपने मुद्दों पे कायम रहे, ये दुनिया में जो चाहे सो कर। समाजवादी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ती है, हम अपने मूल्यों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक। और रह गई बात ये कि जनता सेवा का माध्यम किसको और कैसे बनाती है, ये जनता पर चुनी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है जिसने संवैधानिक चूल्हे हिला करके रखी। आपने खुद देखा कि पहले बार के इलेक्शन के फेज से लेकर के और छठे इलेक्शन तक तो पता भी नहीं चला कि जनता के वोटों को कैसे अपहरित किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि तो हर सरकार में हुआ है और कई बार के अंदर हम लोगों ने
ईवीएम पकड़ा है। जो भी सियासत जो में आया उसने जितने बकायदा दांव पेच चल सकता था वो तो चलने की कोशिश करी है। कम तो कोई भी नहीं है, ये तो हर कोई जानता है और इतिहास इसका गवाह है कि जिसकी जब मर्जी आई, जिसने जो चाहा वो करने की कोशिश जरूर की। अश्विनी शाही जी वापस आना चाहेंगे आपके पास और हम समझना चाहेंगे। सिर्फ बात इतनी सी मैं करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल जो विपक्षी दलों का भी रहता है और गंभीर विषय भी है कि काशी ज्ञानवापी मंदिर, मथुरा, वृंदावन, इस तरह की बातों को लेकर चूंकि हिंदुत्व के एजेंडे पर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी नीति तो स्पष्ट है, लेकिन चूंकि आप विकास की भी बातें करते आए, एक भारत की भी बातें करते आए, एक राष्ट्र की भी बातें करते हुए आए, ऐसे में बहुत सारे बड़े मुद्दों को पीछे क्यों छोड़ते जा रहे हैं आप लोग, जिन पर ना तो चिंतन होता है ना कोई बात होती है? इस मुद्दे को हमने पीछे छोड़ा है रविंद्र जी, ये मैं जानना चाहता हूँ। आप एक चौथे स्तंभ हैं, आप एक हैं। आप लोगों ने हमेशा अगर कोई मुद्दा सरकार से छूटा आप लोगों ने उठाया, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। चौथा स्तंभ हमेशा सरकार को जगाने का भी काम करता है। अगर सरकार सो रही है, सरकार अगर काम नहीं कर रही है तो कराने का भी काम कर रहा है, और अगर सरकार काम कर रही है तो उसको बताने का भी काम करता है। तो आप लोगों ने कभी हम लोगों को ऐसा नहीं छोड़ा कि किसी मुद्दे पर आप लोगों ने हमको अछूता छोड़ दिया हो। और ये सरकार का विकास का विश्वास के नारे पर चलती है। सारे न हम शिक्षा की बात को छोड़ते हैं, न की बात को छोड़ते हैं, न रोजगार की बात को छोड़ते हैं, न हम नौजवान की बात को छोड़ते हैं, न किसान की बात को छोड़ते हैं। हम सबको लेकर विरोधाभासी हो जाती है ना। कहाँ विरोधाभासी कि जब रोजगार के लिए आंदोलन करते छात्र नजर आते हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं, महिलाएं नजर आती हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं, पेपर लीक मामले पर जवाब नहीं दिए जाते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली जो है वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इन पर कहाँ जवाब दिए जाते हैं और कहाँ कहाँ जवाब दिए, बता दीजिए। ये जवाब मैं बताता हूँ। लाठियां, देखिए कानून व्यवस्था का अगर कहीं मामला हो, उसको हम नहीं कहेंगे, के साथ ही बैठे हुए हैं अभी तक। अजय लाठियां भाजी थी, लोगों ने एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। वहां पर जो है साधु सन्यासी आतंकवादी तो होते नहीं है। बनारस में लाठियों से 26 बार समाजवादी पार्टी के सरकार में पर्चे लीक हुए थे, कभी कुछ नहीं बात थी। तो हम कहाँ इसको कहें, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, ना कोई विरोधाभासी है। हम सभी न्याय संगत हैं और कहीं भी अगर विसंगति पाई जाती है तो उस विसंगति को दूर करने का भी काम कर रहे हैं। अभी जिसकी आपने चर्चा की लाठियां भाजने की, 69,000 शिक्षकों की बात है, उसमें 6800 को, लेकिन उसी में से एक छात्र निकल कर जाकर हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट जाने के बाद उसमें रोक लग गई है। हम 6 तारीख को हमने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लिस्ट साइट पर आ गई लिस्ट। तो हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। चुनाव चल रहे थे, उस दौरान भी भर्तियां चल रही थी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी भी 100 दिन का जो विजन दिया है, उस 100 दिन के विजन में रोजगार की बात प्राथमिकता से। हम अभी बजट में हम लोग 10 लाख करोड़ के निवेश की बात करते हैं, जिसमें 3 लाख करोड़ पर हमको फोकस करना है। हम सारी चीजों पर बात कर रहे हैं। किसानों के लिए इतना काम हम लोग कर रहे हैं, किसान के लिए क्या क्या नहीं किया। आलू, प्याज और टमाटर तक को MSP में लाने की हम बात कर रहे हैं। कौन सा विरोधाभासी है? हाँ, ये विरोधाभासी जरूर है कि उसमें हम अपने जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उन धरोहर जो है जो हुआ है उसका अनुरक्षण जरूर करेंगे, संगत तरीके से करेंगे। उसको हम नहीं भूलेंगे, उसको हमेशा हम याद रखेंगे, क्योंकि वो हमारी विरासत है। उस विरासत ठीक है, किया गया है। एक दल जो होता है उसको हो सकता है उसकी भावना किसी जगह जुड़ी हो, लेकिन नई जनरेशन का इसमें क्या कसूर है? उनको क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? और नई जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आते हैं। तो जब राष्ट्र के निर्माण की बात होती है तो समान अधिकार की भी बात होती है, समान चीजों की भी बात होती है। और हमेशा जो दल सत्ता में रहता है वो संदेश देता है एक लोगों को कि हम इस संदेश के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुत्व के एजेंडे से जो हम जिस मजबूत राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं वो क्या होती है? नई जनरेशन हर साल आती है और हर युवाओं का देश है ये। और नई जनरेशन को ये तथाकथित वामपंथी इतिहासकारों ने जो घटिया और गलत इतिहास पढ़ाया है, जिस देश में इतिहास में अकबर को महान बताया जाता हो तो महाराणा प्रताप को हारा हुआ पढ़ाया जाता हो, उस इतिहास के बारे में क्या कहें? ये इतिहास पढ़ाया जाता है। हम उनको युवाओं को वास्तविकता से रूबरू करा रहे हैं। इतिहास को बदलने की बात हो रही है, इतिहास को दुरुस्त करने की बात हो रही है? ये है नहीं, इतिहास हम सही पढ़ाएंगे भी। हमने इतिहास के जो है कई उसमें चैप्टर को चेंज भी किया है। मैं वही यही बात है। दूसरा
कि हम जब हम अपने सनातनी धरोहरों को ये बताने का भी काम करेंगे कि हाँ, हमने जो है ये काम किया है, आप लोग जो है इसको देखिए, ये समर्थन था, इसका किस तरीके से आक्रांताओं ने क्षरण किया। अब बताइए, दिल्ली में अगर हम दिल्ली बैठे हुए हैं तो दिल्ली में शाहजहां रोड, मुगल रोड, बाबर रोड, अकबर रोड की क्या जरूरत है? ठीक, क्यों नहीं इसको बदला कांग्रेसी सरकारों ने? ठीक है। कांग्रेस ने क्यों इसका वो किया? वहां पर क्या क्या कहते हैं उसमें हमारे क्या कहते खा के नाम से रोड नहीं हो सकता था? हमारे ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से रोड नहीं हो सकता था? दोनों आप इंडिया गेट के सर्किल को देख लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह, यही तो रोडे हैं। क्यों मुगल आक्रांताओं को याद रखा कांग्रेसियों ने? इतिहास को बर्बाद इन्होंने वामपंथियों के साथ मिलकर क्यों किया? उसी को हम दुरुस्त कर रहे हैं और दुरुस्त कानून के संगत तरीके से दुरुस्त करके रहेंगे। ठीक। जावेद अहमद जी, कांग्रेस की जो गलत नीतियां थी, कांग्रेस ने जहां जहां मिस्टेक की थी, औरंगजेब से लेके बाकी 70 साल जो कांग्रेस के हैं वो भी काउंट किए गए, सबको बता के ठीकरा आप पर फोड़ दिया। सारे काम कांग्रेस ने खराब किए, उसको दुरुस्त करते हुए एक उत्तम प्रदेश की कामना जो है योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यानी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, क्या सही मानते हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखिए बिल्कुल से नहीं किया। जब ये लोग जो है, अभी अकबर की बात हो रही थी, अकबर ग्रेट थे, महान थे, नहीं थे, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन गांधी जी महान थे या नहीं थे ये विषय, आज का विषय ये है कि गांधी जी महान थे या नहीं थे, नेहरू जी ने कुछ दिया, आईटी, एम्स, गेल कुछ किया या नहीं किया, चर्चा इस बात की है। उनको भी तो नकारा जा रहा है। आप बार बार अकबर औरंगजेब में मत उलझाइए जनता को। जनता को आप डबल इंजन की सरकार चल रही है, रोजगार कैसे देंगे, महंगाई कैसे कम करेंगे, जीडीपी को कैसे सुधारेंगे, फॉरेन बीज को कैसे लाएंगे, अकबर को महान आ रहे हैं। बोलने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आते हैं आपके पास। जनता ने आपके इंजन में डबल स्पीड इसलिए नहीं लगाई है कि आप उसको आधे रास्ते में उतार दें, आप उसको मंजिल तक पहुंचाएं, आप उसकी बेरोजगारी दूर करें, उसका शिक्षा का स्तर दूर करें, आपकी भेदभाव बढ़ाएं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम इन चीजों को भी दुरुस्त कर रहे हैं, हम बेरोजगारी पे भी बात करते हैं। क्या किसी प्रदेश का कोई सम्मानित संवैधानिक व्यक्ति प्रदेश का मुखिया जो है इस तरीके की बात कर रहा है जिस विषय पर आप डिबेट कर रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है? क्या जनता का यही टेस्ट है? कितने दिन तक आप इस सिलेबस को कितने दिन पढ़ाएंगे? एक दिन जनता का ये आ रहे हैं सुनिए, संवैधानिक मुखिया आपका सिलेबस ज्यादा दिन नहीं करने वाला, आप कहीं उनका बलात्कार नहीं हुआ है, नहीं देखिए, आप लोग तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं जो किसानों और पत्रकारों को रोकता है, आप उसको मंच पे अपने बगल में खड़ा कर लेते हैं, वहां पर आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो आपकी कर्मी और कर्मी में आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। जब आपसे 4 सवाल पूछ दिए जाएंगे, आप तुरंत जो है अकबर और औरंगजेब और बाबर के किस्से लेके बैठ जाएंगे। हमें नहीं लेना देना, लेकिन आप हमें जावेद जी, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट कहना है कि जब वो सही मुद्दे उठाकर आगे बढ़ते हैं तभी तो जनता उन्हें मत देती है, तभी वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। अगर आपकी बातों से आम जनता सहमत होती तो आप बैठे होते सत्ता में। नहीं, बिल्कुल हम बैठे थे और भविष्य में बैठेंगे भी। जनता को ये उलझा करके रखते। इन्होंने कहा था हम 15 लाख देंगे, कहा दिया आप बताइए। इन्होंने कहा था हम गांव से रोड लेंगे, उसको डेवलप करेंगे, वाराणसी को क्योटो बना देंगे। वाराणसी को क्योटो बनाना तो छोड़िए, जो वहां नफरत की खाई पैदा की जा रही है। जावेद जी, बात तो विचारधारा की है ना। वाराणसी कहाँ चला जाएगा? जावेद जी, बात तो विचारधारा की है। किसी भी मिशन को अगर आपको तय करना है, उसको पाना है, तो विचारधारा के तहत ही तो आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी विचारधारा पर कायम है, आप अपनी विचारधारा से इतर चले गए, इसलिए आप आज सत्ता में नहीं है। नहीं, हमारी विचारधारा बिल्कुल सही है। देखिए, सत्ता में आना और जाना ये जनता के ऊपर निर्धारित करता है। जनता निश्चित तौर पे हमसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है जो आज हम सत्ता में नहीं की, लेकिन हम अपनी विचारधारा से, अपनी भाईचारा की जो हमारी नीत है, जो हमको सबको साथ में लेके चलने का, जो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी नीत है, या जो गंगा जमुनी तहजीब है कि यहाँ पर जो है सारे लोग जो है एक साथ रहें, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, सारे त्योहार काशी खुशी मनाया जाए। अरे आप तो अपने नेताओं को एक नहीं कर पा रहे हैं सर। पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी। जावेद जी, आप तो अपने नेताओं को एक नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूती नहीं दे पा रहे हैं, कैसे आप अपना मिशन तय करेंगे?
कैसे जीत हासिल करेंगे? देखिए बिल्कुल तय करेंगे। उनके तो संगठन में भी मजबूती है, नीचे तक का कार्यकर्ता है, ऊपर से जो बात चलती है वो नीचे तक माना जाता है। आप क्या तो अपने नेता ही बात नहीं मानते? नहीं, देखिए जहाँ पर संविधान माना जाएगा जिस पार्टी में, वहाँ मतभेद होंगे। जहाँ पे सुनने की नीति होती है वहां पर मतभेद होंगे। जहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है वहां पर क्या मतभेद? बिना मजबूत संगठन के कोई कैसे मिशन, किसी मिशन को तय कर सकता है? पालन किया जाएगा। मतभेद पर वहां होते हैं जहां पर डिस्कशन होता है, जहां पर आमने सामने बात होती है, वहां मतभेद तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन जहां पर सिर्फ एक फरमान जारी कर दिया जाएगा वहां मतभेद कहां पे उत्पन्न होगा? ठीक। सीएम योगी का मिशन यूपी पर, जिसमें कई तरह के जो बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करते जा रहे हैं। हम सीधे आना चाहेंगे लक्ष्मण यादव जी के पास। लक्ष्मण जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम जीत कर आए और ये जनादेश है। ये उसकी विचारधारा की जीत मानी जाए या ये माना जाए कि कुछ लोगों के सियासी हित भारतीय जनता पार्टी की जीत तय कर रहे हैं, चाहे वो विशेष धर्म से हो, जाति से हो या उनका कोई नेता हो? जीत का श्रेय किसको जाता है? आपकी आवाज म्यूट है शायद। जी नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो यहां हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इस तरह की चीजें आती हैं, ताकि तब तक लक्ष्मण यादव जी का ऑडियो ठीक हो जाता है। मिशन जब तय किया जाता है तो सियासी उठापटक, सियासी गणित लगाई जाती है, हर तरह से एंगल सेट होते हैं कि भाई धर्म और जाति का, किसका वोट बैंक कहाँ पर ज़्यादा है, और वो तय करते हुए पार्टियां अक्सर आगे बढ़ती हैं। लेकिन जिस तरह की वर्तमान समय में जो चीज़ें रही हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के मायने बदल दिए। एक विचारधारा जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और लगातार उसकी कार्यप्रणाली जो है, कामों में तेज़ी लाना, कि अगर किसी काम को हम कर रहे हैं तो वो उस काम में कितनी तेज़ी लाए, ये भी देखना होगा। लक्ष्मण यादव जी, आप तक आवाज़ पहुंच रही? जी। तो हमारा सवाल आपसे यही था कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है बार बार कि जो हम जीत हासिल कर रहे हैं वो जनादेश है, इसको जनादेश किस तरह से देखा जाए? इसका श्रेय किसको जाता है? विचारधारा को जाता है भारतीय जनता पार्टी की, या फिर कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे तबके के लोग जिनका अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है, जिस वजह से ये जीत हासिल हो रही है? कैसे देखा जाए? देखिए, एक बात तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही है उसकी कोई एक वजह नहीं है। वो एक कम्बो की तरह दिख रहा है, जिसके केंद्र में लेकिन विचारधारा है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि वो कोई लाग लपेट नहीं रखते। पिछले उनके कुछ नेता होते थे जो बहुत मीठी भाषा में वही कट्टर विचार ले आते थे, जिस विचार की बंच ऑफ थॉट, जो उनकी अपनी नॉलेज का जो प्रोडक्शन का वो है, सोर्स है, जो एकात्म मानववाद है, इन दोनों किताबों को अगर आप पढ़ें तो वहां सीधे मातृभूमि या पितृभूमि का जो सवाल है या हिंदू राष्ट्र का जो सवाल है, वो वहां से अपनी ऊर्जा लेते हैं। तो पहले के लोग थोड़ा सॉफ्ट होकर के कहते थे, अब जो राजनीति आ गई है वो बहुत वोकल और बहुत वायलेंट तरीके से वो अपनी बात करते हैं। दूसरी तरफ उनके पास सत्ता है तो पावर का भी इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरह के उनके पास शब्द हैं। लेकिन आपका जो सवाल है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, ये इसका असर केवल ये नहीं है कि आपको जनादेश मिल गया है तो आप ये कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि रविंद्र जी, जब यूपी इलेक्शन हो रहा था तो वहां मुख्य बातें क्या क्या हो रही थी? ठीक बात है कि 80-20 भी हो रहा था, लेकिन विकास का बात हो रही थी, तमाम चीजें, शिक्षा की बात हो रही थी, रोजगार हम इतना देंगे, घोषणा पत्र में आप बहुत सारी बातें लिखते हैं, लेकिन विकास, किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब, मजलूम, इन पर जो वादे किए होते हैं वो हाशिए पर चले जाते हैं। और चुनाव जीतने के बाद केवल और केवल ऐसा लगता है कि धर्म का मुद्दा, मैं ये समझता हूं कि ये इसका फायदा भले ही बीजेपी को हो जाए, ये जनादेश निश्चित रूप से इनको इस बात के लिए मिला है। बाकी दल कई बार विचारधारा समझौता करते हुए नजर आते हैं, इसलिए वो टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, वो मंदिर धर्म में तय नहीं कर पाते कि हम किसके पक्ष को चुने। लेकिन नुकसान मैं फिर से कह रहा हूँ, वो जो घोषणा पत्र के पीछे वाले पन्नों पर जो मुद्दे होते हैं ना, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, बीमारी, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, नुकसान सबसे ज्यादा उनका है और फायदा धर्म की राजनीति और उसके आधार पर बीजेपी का होगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, राजनीति का एक पहलू ये भी कि जो वर्तमान में राजनीति है उसमें अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक भी होती जा रही है, और अगर इसका नुकसान देखा जाए तो श्रीलंका ने सबसे ज्यादा इसका नुकसान झेला था। क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति वर्तमान दौर में हावी है? बिल्कुल, निसंदेह। मैं फिर से कह रहा हूं कि कई बार देखिए रविंद्र जी, हम लोग ना
जिस पहचान से आते हैं वो पहचान हावी होती है और हम वहीं से सोचते हैं। हम एक बार अपनी पहचान बदल कर देखें, मसलन हम महिलाओं की छोर पर खड़े होकर देखें तो हमको समझ में आ जाएगा कि महिलाओं के लिए उस प्रदेश में क्या स्थिति है। वैसे ही अल्पसंख्यक जिनके इबादत घर आपकी भावनाएं हैं लेकिन दूसरे की धार्मिक भावनाएं नहीं है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछता हूँ, आप कह रहे थे इतिहास बदलेंगे, अरे इतिहास बदलेंगे तो मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। हिंदी के शब्द भंडार में अनगिनत शब्द ऐसे हैं जो अरबी और फारसी से आए, उन शब्दों का विकल्प आपके पास नहीं है। मत करिए इस इतिहास में ये बदला लेने का हिसाब, वरना दलित अगर बदला लेने जाएंगे तो कहाँ आप जाएंगे, महिलाएं बदला लेना शुरू कर देंगी तो कहाँ आप जाएंगे। आप इसे हिंदू बनाम मुस्लिम करके केवल बदले की राजनीति नहीं कर रहे हैं लक्ष्मण जी। नहीं, आप नाम बदलने की बात हैं तो हम बदले की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा की बात आखिर क्या है, को महान बताया जाता है, राणा प्रताप को हारा हुआ बताया जाता है, वो क्या गलत है। इसकी बात और आखिर आप क्या यहाँ है? बैठकर एक हिंदी शिक्षक के होने के नाते बदले की बात करते हैं। हम बदले की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम बदलने की बदलाव जो गलत पढ़ाया जाता है। आप जैसे लोग से पहले तथाकथित वामपंथी आप जैसे जो पढ़ाते थे उन्होंने इतिहास गलत लिखा है। अश्विनी जी गलत बयानी से बदले की अश्विनी जी उनका सवाल सुन लीजिए, वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं। वो बदले की भावना नहीं, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। सरकार बदले की राजनीति कर रही है, ये कौन सी बात कर रहे हैं भाई? जो नहीं सुन रहा हूँ, अरे क्या कितना सुनो भाई, सबसे मैं सुनता ही जा रहा हूँ। आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं और वही मुस्लिम कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक नहीं है। मंत्री का बयान आपने परसों सुना, वो कह रहा है बहुसंख्यक है। आप कैसे कह रहे हैं अल्पसंख्यक कह रहे हैं? लोग होते हैं दोनों तरफ। मेरे नहीं, दोनों तरफ की बात नहीं है। आप अल्पसंख्यक की जो है आज वकालत कर रहे हैं और मंत्री कह रहे हैं हम बहुसंख्यक हैं। अश्विनी जी मेरे सवाल का जवाब दें। अश्विनी जी सवाल का जवाब है हम बहुसंख्यक। देखिए हमने जो कहा अश्विनी जी की राजनीति नहीं कर रहे। अश्विनी जी एक लाइन का सवाल, अश्विनी जी सुन लेते हैं। अश्विनी जी उसके बाद जवाब अभी अपने बयान में बोला कि शेरशाह सूरी के नाम पर रोड रखा, बाबर के नाम पर रोड रखा, इनके नाम पर रोड रखा। आप मस्जिद गिरा करके, मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई गई, ये सब क्या है? ये सब मैं नहीं जा रहा हूँ उसमें। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये जो मुगलों ने किया हम उसे ठीक कर रहे हैं। मैं भाषा बदल देता हूँ, हम अपने मंदिरों को फिर से ले आएंगे, हम रोड का नाम बदलेंगे। मुझे नहीं पता इसे क्या कहना चाहिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये शब्दावलियां नहीं, इतिहास है, वो इतिहास में सब शामिल है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो गलतियां वो इतिहास ही नहीं पढ़ना है जिसमें मुगलों की दास्तां पढ़ाई जाती हो, गुलामी की जंजीरें हो, हमको वो नहीं, जिसको पढ़ने पर गुलामी की महक आती हो, हमको नहीं पढ़ना है। आप पढ़िए, हम पढ़ के हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जावेद जी। अश्विनी जी, इतिहास तो इतिहास होता है, इतिहास से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे सीख मिलती है कि हाँ पुराने वक्त में ऐसा कुछ हुआ जो आगे नहीं होना चाहिए और उस पर लगाम लगाई जाए। लेकिन इतिहास को राजनीति में अगर इस्तेमाल किया जाए या धर्म को अगर राजनीति में इस्तेमाल किया जाए तो उसके मायने बदल जाते हैं। देखिए हमने औरंगजेब रोड का नाम बदल कर अबुल कलाम उसके नाम पर रखा, अपने राष्ट्रपति के नाम पर। तो बात तो वही है कि जब बड़े मुद्दों की बात आ रही है, किसी चीज का नाम बदल देने से क्या राजनीति बदल जाएगी या वो सड़क बदल जाएगी? जो गंभीर मुद्दे हैं उन विषय से इतर जाकर कौन सा हक हासिल किया जा सकता है? पुष्पित किया गया, उसको आज तक क्यों रखा गया? बार बार जो है युद्ध हारा, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, अकबर को महान क्यों पढ़ाया गया भाई? अकबर क्या महान था? हिंदुस्तान के लिए महान थे खुदीराम बोस, जो है हिंदुस्तान के लिए थे अब्दुल हमीद, हिंदुस्तान के लिए तो इन मुद्दों से, इस तरह के मामलों से, इनको पढ़ाइए। इस तरह के मामलों से फायदा किसका है? फायदा जनता का है, जनता को इससे रोजगार मिल जाएगा। बैठे हुए यहाँ जनता को इससे रोजगार मिल जाएगा, रोजगार हम दे रहे हैं। जनता का इससे पेट भर जाएगा, जनता को इससे शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगी, हम सुधार रहे हैं, जनता को इससे नौकरी मिल जाएगी। क्या हो जाएगा? नौकरी हम दे रहे हैं, हम कर रहे हैं। कितनी नौकरियां चीज कर रहे हैं, कुछ छूट नहीं रहा है। ये चश्मा बदल लिया है लोगों ने, हमारे विरोधी दलों ने और लक्ष्मण जी जैसे विद्वानों ने। इसी बात पर कह रहे हैं, लेकिन बात दूसरी बात कर रहे हैं, इसी बात पर पलट के कह रहे हैं। जी हमको पूरा जावेद जी, रविंद्र जी तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आवाज आपकी आ नहीं पाती है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। हम अपने जो हमारे जो आक्रांताओं ने जो भी गलत किया है उसको हम सुधारने का काम न्याय संगत तरीके से करेंगे। ये एक
लाल निशान खींचकर हम बता रहे हैं, वो करना ही है। तो हम उस वो एजेंडे में है हमारे। एक दूसरा, जरूर ये हिंदुस्तान में नहीं, सुन लीजिए, ठीक, हिंदुस्तान एक में बात हम जरूर अपने पूछना नौजवानों को चाहेंगे रोजगार अश्विनी जी, देंगे। चूंकि वक्त कम है। अश्विनी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? एकदम आ रही है। एक बात जरूर पूछना चाहेंगे, आने वाले समय में जब ये गीत गाया जाएगा, इंसान का इंसान से वो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, तो वो पीछे छूट जाता है। हम गा पाएंगे इस गीत को कि नहीं गा पाएंगे? वो इंसानियत का फर्ज, वो इंसानियत की बातें सब पीछे छूट गई। आज जो है, नहीं, एक इतिहासकार लोग बैठकर जो है आज इतिहास सही सही उसको ठहराते हैं। हम जो सुधार रहे हैं, नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो जानना चाहता हूँ, वो क्या कह रहे हैं, वो उनका अपना मत है। मैं आपको बात जानना चाहता हूँ। कहीं नहीं खत्म कर रहे हैं जी, भाईचारा हम कहीं नहीं खत्म कर रहे हैं। हम अपनी चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, जो चीज गलत था, इसी एजेंडे के तहत आगे बढ़ेंगे, इतिहास इसी एजेंडे के तहत आगे बढ़ेंगे। इतिहास रहा है, वो ठीक है। इतिहास गलत पढ़ाए हैं, हम उसको सुधारेंगे। ठीक हम है। अगर ज्ञानवापी से लेकर और मथुरा तक को सही करने की बात कर रहे हैं, क्यों ना करें? 5000 साल पुराना हमारा सनातन इतिहास है, 1400 साल पुराना इनका मुस्लिम लोगों का इतिहास है, देख लीजिए। चलिए, तो ये अब एक बात बताइए, एक लाइन में मैं खत्म करता हूँ एक सवाल के साथ, आपको जी, समय नहीं है। अगर जिस दिन ये एक कोर्ट वहाँ फैसला आया था खुदाई में 76 के समय भी अयोध्या में, नहीं तो कोर्ट के क्रेडिट आप ले रहे हैं, तो उस समय अगर भाईचारे की बात यही आप जो कर रहे हैं, कोर्ट का क्रेडिट भाईचारे आप की ले बात रहे अगर मुस्लिम समाज भी करता और ये कहता कि हाँ भाई चलिए आप लोगों को छोड़ देते हैं, फिर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ाया 500 साल, और हम लोग लड़े। ऐसे मामलों को उठाते रहेंगे, हिंदुत्व के एजेंडे पे आगे बढ़ते रहेंगे। ये बीजेपी की बहुत स्पष्ट नीति और अब तक उसे सफलता हासिल होती है, आगे भी उसे इसी मुद्दे पर सफलता हासिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन क्या ये सारी बातें आपसी भाईचारे को बनाए रखेंगी? क्या एक मजबूत यूपी तैयार होगा? क्या एक मजबूत देश, जो हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र भी मजबूत बनेगा? और क्या वो गीत कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम एक साथ गाते हुए नजर आएंगे? इस पर भी हमें विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।